बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ब्रेव एकेडमी। आई एम इंजीनियर बहादुर अली ख़ान। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईटा इंजीनियरिंग टेस्ट 2020 जो है वो 23 अगस्त या उससे 2-3 वीक जो है वो डिले हो सकता है। तो आज मैं आपके लिए ईटा इंजीनियरिंग टेस्ट 2019 जो है उसका सलूशन लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपको मैथमेटिक्स का मुकम्मल पोर्शन सॉल्व कराऊँगा। आपको पता है कि जो ईटा टेस्ट होता है इसमें टोटल 200 MCQs होते हैं, 60 मैथमेटिक्स के, 60 MCQs केमिस्ट्री के और 60 MCQs फ़िज़िक्स के, और फाइनली 20 MCQs जो हैं वो इंग्लिश के। तो ये जो टोटल 200 MCQs हैं ये मिक्स होते हैं, कुछ MCQs केमिस्ट्री के, फिर फ़िज़िक्स के, फिर मैथ के, फिर इंग्लिश के। ये नहीं है कि अलग-अलग से पोर्शन बने हों। तो अब इसमें से जो ये मिक्स MCQs हैं ईटा इंजीनियरिंग टेस्ट 2019 के, मैं इसमें आपको मैथमेटिक्स के सभी MCQs जो है वो सॉल्व कराऊंगा। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास इंटीग्रल 1 to 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स। इसका आपने इंटीग्रल फाइंड करना है। तो आप क्या करें, जस्ट स्क्वायर रूट एक्स को पहले अंदर मल्टीप्लाई करवाएं। तो ये देखें स्क्वायर रूट एक्स को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो एक्स रह जाएगा प्लस ये स्क्वायर रूट एक्स से कट जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 और 1 का इंटीग्रल एक्स। अब आप इसके ऊपर ये लिमिट पुट करें 1 to 2। तो जब ये लिमिट पुट की हमने तो ये देखें 2 का स्क्वायर ओवर 2 ये 4 ओवर 2 ये 2 हो जाएगा, 2 + 2 4, 4 में से 1 निकाला तो 3, और ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 - 1 ओवर 2 आ जाएगा आपके पास। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2 3 6 - 1 6 - 1 5 5 ओवर 2 आपके पास आंसर होगा। ठीक है जी। तो आपके पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट फाइंड करते हैं जी कौन से मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है। ये देखें जी क्वेश्चन नंबर 21 देखें। इफ़ f of x इज़ इक्वल टू 16 स्क्वायर रूट एक्स देन f डबल डैश ऑफ 4 इज़ इक्वल टू, ये डेरिवेटिव उसने कहा कि ये जो फंक्शन है इसका डबल डेरिवेटिव वैल्यू 4 पे क्या होगा। तो हम इसका जो है पहले डबल डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। तो ये देखें हमने इसका डबल डेरिवेटिव जो है वो फाइंड किया क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 20 सॉरी स्किप कर दिया, वो भी कर लेते हैं। तो ये देखें इसका डबल पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो 16, और ये देखें पावर है इसकी 1 ओवर 2, चूँकि जो स्क्वायर रूट होता है वो 1 ओवर 2 के इक्वल होता है पावर में। एक्स रेज टू पावर जब एक कम करेंगे तो आपके पास -1 ओवर 2 पावर आ जाएगी। तो ये 2 8 द 16 8x की पावर -1/2 आ जाएगा। अब इसका फिर से डेरिवेटिव लिया तो f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 8, और x पावर जो है पावर इंटू पावर एक कम। अब x की एक और पावर जब आप कम करेंगे -1 ओवर 2 -1 आपके पास हो जाएगा -3 ओवर 2। अब ये 2 4 द 8 ये आपके पास आ जाएगा -4 ओवर, अब ये ऊपर x की पावर -3 ओवर 2 है तो बटे में जाके ये पावर प्लस की हो जाएगी। तो हम इसे बटे में x की पावर 3 ओवर 2 लिख सकते हैं। तो x की पावर 3 ओवर 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इंटू एक्स का स्क्वायर रूट। तो अब आप इसके अंदर जो है x की जगह पे 4 पुट करें, -4 ओवर 4 इंटू 4। तो ये क्या होगा, 4 से 4 कट जाएगा, ऊपर -1 और बटे में 2, तो -1 ओवर 2 जो है आपके पास आ जाएगा। तो देखें हमारे पास जो ऑप्शन है ऑप्शन डी जो है आपके पास वो करेक्ट ऑप्शन है इसका। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 जो है द मैक्लॉरन एक्सपेंशन ऑफ द कॉज एच एक्स इज़, उसने इसका कोई ऑप्शन नहीं दिया, मिसिंग है। तो मैं आपको बता देता हूँ जो मैक्लॉरन एक्सपेंशन होती है कॉस हाइपरबोलिक एक्स की, वो आपके पास ये होगी f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ 0 ओवर 1 फैक्टोरियल x की पावर 1, फिर f डबल डैश ऑफ 0 ओवर 2 फैक्टोरियल x केस प्लस f ट्रिपल डैश ऑफ 0 ओवर 3 फैक्टोरियल x क्यू प्लस सो ऑन। ये आपके पास जो है मैक्लॉरन सीरीज़ है कॉस हाइपरबोलिक की। ठीक है। तो इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 22 और 23 जो है मैथ के वो मिसिंग है। तो 24 कर लेते हैं। 24 में है इंटीग्रल 1 ओवर कॉस स्क्वायर 2x dx, इसका आपने इंटीग्रल फाइंड करना है। तो देखें जी 1 ओवर कॉस स्क्वायर 2x को मैं लिख सकता हूँ सीकेंड स्क्वायर 2x, चूँकि ये जो है ये उलट होता है सीकेंड का, तो इसलिए मैंने इसे लिख लिया 24 में। देखें उसे मैंने लिख लिया सीकेंड स्क्वायर 2x। अब सीकेंड स्क्वायर जो होता है उसका हमें जो है एंटी डेरिवेटिव पता है।
सीकेंड स्केयर एक्स का जो एंटी डेरिवेटिव होता है वो होता है tan x, ठीक है। अभी चूँकि सीकेंड स्केयर 2x है तो इसका जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो आपके पास होगा tan 2x, और चूँकि वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है उसे डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 प्लस कांस्टेंट। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फिर ऑप्शन सी, हाफ tan 2x प्लस सी। तो नेक्स्ट मैथमेटिक्स का क्वेश्चन देखते हैं जी। आपके पास है क्वेश्चन नंबर ये रहा 50 और 51। ये देखें 50 वाला भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था लिमिट्स में से, लेकिन वो मिसिंग है। तो 51 देखें, फॉर अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 न्यूटन रॉप्सन मेथड फेल्स फॉर। अब ये उसने आपको फंक्शन दिया है तो कहता है कि जो न्यूटन रॉप्सन मेथड है तो वो कब फेल होगा, किस वैल्यू पे। तो बहुत आसान है जी, आप इसका डेरिवेटिव लें। अगर इसके डेरिवेटिव पे जिसने वैल्यू 0 दी उस पे जो है न्यूटन रॉप्सन मेथड फेल हो जाएगा। तो चलें इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं एफ ऑफ एक्स का। तो हमने क्या किया जी, इसका डेरिवेटिव लिया एफ ऑफ एक्स का, एफ डैश ऑफ एक्स, ये आपके पास हो जाएगा 2x प्लस 2x माइनस 5, इसका 0 हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव ले लिया। अब इसमें बारी बारी जो उसने वैल्यूज़ दी हैं एक्स की जगह पे पुट करें। जिसने आंसर आपके पास 0 दे दिया वही आप उस पे न्यूटन रॉप्सन मेथड जो है वो फेल हो जाएगा। अब एक्स की जगह पे अगर मैं 5/2 पुट करूँ तो 2 ने 2 से कट जाना तो 5 बच जाना है, 5 में से 5 निकालूंगा तो 0 आ जाएगा। तो ये वाली जो वैल्यू है आपके पास करेक्ट ऑप्शन है 5/2। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। तो और इनमें से कोई सी भी वैल्यू आप पुट करेंगे तो आंसर जो है वो 0 नहीं आएगा फर्स्ट डेरिवेटिव का। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 52 देखें, d/dx एक्स की पावर a इक्वल। अब जो है आपने इसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरह सॉल्व नहीं करना। अगर यहाँ पे a की पावर x होती तो फिर आप उसे x एज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन डील करते। तो लेकिन ये जो है जनरली आप इसे पावर इंटू पावर एक कम कर दें। तो पावर a इंटू पावर एक लेस करेंगे तो x की पावर a माइनस 1 आ जाएगी। a यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना, तो इसे आप एज ए वेरिएबल डील नहीं करेंगे। तो ये आपके पास जो है ना ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 53 देखें, d/dx 1/x इक्वल। इसका आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा आपके पास, इसकी पावर जो है वो -1 है तो पावर एक कम कर देंगे तो आपके पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा पावर इंटू पावर एक कम। तो 53 ये देखें 52 का जो है जस्ट a x की पावर a-1, और 53 जो है 1/x को मैं लिख सकता हूँ x की पावर -1। तो अब इसका जो है डेरिवेटिव लेंगे तो पावर इंटू पावर एक कम, पावर है -1 इंटू पावर एक लेस करेंगे तो -1 - 1 -2 हो जाएगा। अब ये -1 अगर x की पावर -2 है तो बटे में जाके ये प्लस की हो जाएगी। तो -1/x² जो है आपके पास आंसर होगा, -1/x²। ऑप्शन डी जो है आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 54 देखें, द साइन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू x³ + 5 एट द पॉइंट 1/2 इज़। इसमें उसने वर्ड यूज़ किया साइन ऑफ द टेंजेंट। तो आई थिंक ये जो साइन है, साइन ऑफ द टेंजेंट की जगह उसने कोई और वर्ड लिखना था, तो जिसकी वजह से यहाँ पे मिस्टेक है। तो इसे आप देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 67। इसमें ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन उसने पूछा है, ये आपको उसने एक इक्वेशन दी है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें ये देखें dx ये मल्टीप्लाई में है सब कुछ। अगर यहाँ पे प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो तो फिर तो ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन इस केस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं है बल्कि डिफरेंशियल्स इन्वॉल्व हैं, dx है इसमें dy है। तो अगर यहाँ पे प्लस या माइनस हो तो फिर तो हम इसे dy और dx में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर जो है डिफरेंशियल की फॉर्म तभी ही बनती है अगर वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, लेकिन इस सूरत में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं dx dy। तो इस सूरत में हम इसे ज़ीरो ऑर्डर कह सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे प्लस या माइनस का साइन होता तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होनी थी। तो वैसे आप इसे चेक कीजिएगा खुद भी। क्वेश्चन नंबर 68 देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन और होमोजीनियस। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि कौन से फंक्शन होमोजीनियस होते हैं। आप टॉपिक भी स्टडी कीजिएगा होमोजीनियस फंक्शंस का। तो होमोजीनियस फंक्शन कोई भी फंक्शन f ऑफ x व y होमोजीनियस होता है अगर हम उसमें x की जगह पे लैम्डा x रिप्लेस कर दें और y की जगह पे लैम्डा y रिप्लेस कर दें, लेकिन दोबारा से लैम्डा जो है वो कॉमन आ जाए, लैम्डा की पावर कुछ कॉमन आ जाए और अंदर दोबारा से फिर वही फंक्शन बन जाए f ऑफ x व y। तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं कि वो हमारे पास कौन सा फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन।
तो उसने आपको जो फंक्शन दिए हैं इनमें से कोई सा भी होमोजीनियस फंक्शन जो है वो नहीं है सिवाय बी ऑप्शन के। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन जो है कैसे होमोजीनियस है ये देखें। ये फंक्शन है, एक्स की जगह पे लैम्डा एक्स रिप्लेस कर दिया, वाई की जगह पे लैम्डा वाई, एक्स की जगह पे लैम्डा एक्स। ऐसे ही वाई की जगह पे लैम्डा वाई, एक्स की जगह पे लैम्डा एक्स, वाई की जगह पे लैम्डा वाई। अब यहाँ से ये वाला लैम्डा, ये भी लैम्डा, लैम्डा कॉमन आ जाएगा और अंदर आपके पास एक्स ई की पावर, ये देखें लैम्डा से लैम्डा कट गया, वाई और एक्स ई आ गया, और ये लैम्डा से लैम्डा कट गया और ये भी एक्स ओवर वाई आ गया। ठीक है, ये लैम्डा कॉमन आ गया। अब ये देखें लैम्डा की पावर कुछ कॉमन आ गई है और अंदर ये वाला फंक्शन जो है ये आपको जो नज़र आ रहा है ब्रैकेट में, ये वाला फिर दोबारा से ओरिजिनल फंक्शन जो स्टार्ट में था वही बन गया। तो इस तरह ये वाला जो फंक्शन है ये आपके पास होमोजीनियस फंक्शन है। इसके अलावा बाकी कोई भी फंक्शन आप इनमें से होमोजीनियस नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर इसे आप कहें, इसमें अगर आप वैल्यू पुट करें साइन, ये देखें एक्स की जगह पर लैम्डा एक्स पुट करेंगे, वाई की जगह पे लैम्डा वाई पुट करेंगे, तो आपके पास लैम्डा स्केयर एक्स वाई हो जाएगा, जो कि बाहर नहीं आ सकता लैम्डा साइन, जो कि वो एज एन एंगल जो है साइन के साथ एक्ट कर रहा है, तो आप उसे बाहर नहीं निकाल सकते लैम्डा की पावर को। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी ही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 देखें जी, फाइंड एफ नॉट ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई वाई इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स वाई इज़। तो ये वाला जो है इसमें एफ़ नॉट मुझे नहीं पता कि ये क्या है। तो अक्सर जो है इसने जो क्वेश्चन हैं उनकी स्टेटमेंट जो है वो क्लियर नहीं दी, तो इसमें काफ़ी सारी मिस्टेक हैं जो उसने जो है ना काफ़ी सारे क्वेश्चन में, तो इसे आप देखिएगा। तो टोटल जो है 60 क्वेश्चन है, तो मैंने आपको अल्हम्दुलिल्लाह 50+ क्वेश्चन जो है वो करवा दिए हैं। तो बाकी जो है कुछ उसने मिसिंग दिए हैं और एक दो क्वेश्चन की जो है ना वो उसने स्टेटमेंट जो है वो क्लियर नहीं दी। तो क्वेश्चन नंबर 70 करते हैं। फॉर नॉन लीनियर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 0 न्यूटन रॉप्सन मेथड इज़। तो अब उसने ये देखें मिसिंग है, तो इसे छोड़ देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 देखें, द एक्यूरेसी ऑफ द अप्रॉक्सीमेशन कैन बी इम्प्रूव्ड व्हेन अप्रॉक्सीमेशन स्ट्रिप्स हैज़ पैराबोलिक आर्क, स्केयर्स, ट्रिपोज़ॉइड्स, रेक्टेंगल्स। तो जो एक्यूरेसी होती है वो इंक्रीज़ हम कर सकते हैं ट्रिपोज़ॉइड से। ठीक है, ऑप्शन सी जो है आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 72 देखें, अ वेक्टर कैन बी मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर, द नंबर मे बी। तो जो कोई भी वेक्टर है हम उसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वो नंबर क्या हो सकता है, डायमेंशन लेस भी हो सकता है जिसकी कोई डायरेक्शन ना हो, और नेगेटिव भी हो सकता है, डायमेंशन स्केलर भी हो सकता है। तो इसमें जो है ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 73 देखें, इक्वेशंस हैविंग अ कॉमन सोल्यूशन आर कॉल्ड। ऐसी इक्वेशन जिनको हम कॉमनली सॉल्व करते हैं, जिनके जो सोल्यूशन है वो कॉमन होते हैं, उन इक्वेशंस को हम कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ठीक है जी, तो ऑप्शन सी जो है आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद मैथमेटिक्स का क्वेश्चन किधर है जी, ये देखें जी, क्वेश्चन नंबर 103, टू फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज़। तो इसकी फैक्टराइजेशन वो पूछ रहा है जी। तो इसकी फैक्टराइजेशन जो है ये देखें, ये वाला क्वेश्चन जो है उसने सही नहीं दिया, तो इसे भी आप स्किप करें। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 110 है जी आपके पास। इफ़ स्लोप ऑफ अ लाइन इज़ 2 देन स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन इज़ इक्वल टू। एक लाइन की स्लोप 2 है, हमने इसकी ऐसी लाइन की स्लोप फाइंड करनी है जो इसके परपेंडिकुलर है। तो आपको पता है जो लाइन दूसरे के परपेंडिकुलर होती है उसकी स्लोप उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है। तो जस्ट आप इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लें, इसका नेगेटिव और उलट कर दें तो आपके पास उसकी स्लोप आ जाएगी। तो ये इसका उलट होगा 1/2, तो नेगेटिव भी होगा, -1/2 जो है आपके पास आंसर है 110, क्वेश्चन नंबर 110 का। जो कि आपको पता है m1 m2 इज इक्वल टू होता है -1 के, और इन दोनों की किसी की भी स्लोप आपने निकालनी हो तो वो दूसरे का क्या होगी, नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी। तो नेक्स्ट देखें जी, क्वेश्चन नंबर 111, अ लाइन x इज़ इक्वल टू b टच अ सर्कल। अब ये देखें उसने मिसिंग इधर जो है ना, ये देखें x इज़ इक्वल टू b दे दिया है, b नहीं इधर कुछ और आना था, x इज़ इक्वल टू 6 या x इज़ इक्वल टू समथिंग। तो फिर हम जो है ना इसका ऑप्शन बता सकते थे कि कौन सा जो है ना आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। तो ये देखें अलाइन एक्स इज इक्वल टू, अगर कुछ और होता तो टच है सर्कल। अब हमने क्या करना था, हमने ये जो पॉइंट दिए होते हैं इनको सेटिस्फाई करवा लेते दोनों के लिए। ठीक है, लाइन के लिए भी और सर्कल के लिए भी, जो दोनों को सेटिस्फाई कर देता वो आपके पास जो था करेक्ट आंसर होना था। ठीक है,
कि अगर आप ये x की जगह पे 2 और y की जगह पे 8 पुट करें सर्कल में और इधर भी 0 आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0, और लाइन में पुट करते तो उधर भी जो है ना सेम दोनों तरफ इक्वल आंसर आ जाते, तो जोन सा पॉइंट आपको वो देता तो वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन होना था। क्वेश्चन नंबर 112 देखें, द लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इंटरसेक्ट द सर्कल एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र एट द मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कितने पॉइंट्स पे जो है ना लाइन जो है ना वो इंटरसेक्ट करती है सर्कल को। तो ये देखें ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना 2 पॉइंट्स के ऊपर, मोस्टली 2 पॉइंट्स के ऊपर जो है ना लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करती है। सिर्फ स्पेशल केस में जो है लाइन सर्कल के ऊपर टेंजेंट होगी, लेकिन मोस्टली 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट होगी। ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपके पास करेक्ट ऑप्शन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 113 देखें, द इक्वेशन x प्लस 4 का स्केयर प्लस y माइनस 1 का स्केयर इज इक्वल टू बी, रिप्रेजेंट अ सर्कल विद रेडियस। अब ये देखें यहाँ पे भी वो मिसिंग कर गया हुआ, b की जगह पे कुछ और आना था। लेट्स सपोज b की जगह पे 6 है, अगर यहाँ पे 6 है तो ये होती है r स्केयर की वैल्यू, तो r स्केयर का अगर आपने रेडियस निकालना तो 6 का स्केयर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उसने b दिया तो b का स्केयर रूट आपके पास इसका आंसर होगा रेडियस का। तो ये देखें जो आपके पास ये सर्कल की इक्वेशन होती है, इसमें सेंटर आपके पास होता है एच वाओ के और रेडियस होता है इसका, आप स्केयर रूट ले लें। तो नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 114, अ लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस सी विल टच अ पैराबोला एक्स स्केयर माइनस बीटा वाई ओनली व्हेन। अब ये देखें जो है उसने आपको सी की फॉर्म में इधर दिया है और यहाँ पे बीटा लिखा है, तो ऑप्शन में वो कांस्टेंट उसने दिए हैं, तो अब हम कैसे जो है ना वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो ये उसने मिस्टेक की है जी। नेक्स्ट है 115, द फोकस ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी इंटू एक्स माइनस 3 इज़, यहाँ पे भी उसने मिसिंग की हुई है, तो इसको भी हम स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 देखें, अब यही कुछ क्वेश्चन थे जिसमें उसने जो है ना काफ़ी क्वेश्चन मिसिंग की है। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो सभी क्वेश्चन जो है वो क्लियर हैं। द फोकस ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर सॉरी a differential equation is considered to be ordinary if it has, एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसे हम ऑर्डिनरी कंसीडर करेंगे अगर उसमें क्या हो, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आप इसकी डेफिनेशन जब स्टडी करेंगे तो आपको तभी पता चल जाएगा, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऑप्शन सी जो है आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। द डिफरेंशियल इक्वेशन 2dy/dx प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन कौन से ऑर्डर की है ये आपने बताना है। तो ये आपके पास ये देखें dy/dx फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, ठीक है जी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 119, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट फॉर वेक्टर्स। वेक्टर्स के लिए आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो ये देखें ए बी की मैग्नीट्यूड बी ए की मैग्नीट्यूड, तो देखें मैग्नीट्यूड जो है वो दोनों की इक्वली होगी, इसमें जस्ट साइन चेंज होना है इस वेक्टर में, चूँकि ये ए बी था ये बी ए है, तो मैग्नीट्यूड के केस में दोनों की सेम ही होगी। ये वाला देखें ए बी की मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए बी की मैग्नीट्यूड, ये भी जो है सेम ही होगा, दोनों ठीक है। ये वाला देखें ए बी वेक्टर जो है इक्वल है माइनस ए बी वेक्टर के, जी ये बात दुरुस्त नहीं है, ए बी वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर के इक्वल नहीं होगा। और डी ऑप्शन भी दे लेते हैं, ए बी नॉर्थ और ए बी साउथ दोनों की डायरेक्शन मुख्तलिफ है। तो जो है उसने पूछा हुआ है कि कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं, तो सी और डी दोनों जो हैं वो इनकरेक्ट हैं, इनकी डायरेक्शन मुख्तलिफ है, ये इक्वल नहीं हो सकते, और ये भी इनकी भी डायरेक्शन मुख्तलिफ है, नेगेटिव साइन है, तो ये भी इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 125, द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर अयोटा इज़, अयोटा का रेसिप्रोकल आपने बताना है। तो अयोटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/अयोटा, तो 1/अयोटा तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो आपको पता है कि अगर 1/अयोटा की फॉर्म हो तो आप उसे रैशनलाइज़ करेंगे पहले, तो 1/अयोटा को आप रैशनलाइज़ करें, योटा बाई योटा, योटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो योटा, योटा योटा से मल्टीप्लाई होगा तो योटा स्केयर की वैल्यू है -1 और -1 ये आपके पास हो जाएगा माइनस अयोटा, ठीक है, -1 नहीं आएगा माइनस अयोटा आएगा, ठीक है। ये योटा स्केयर की वैल्यू -1 और माइनस ऊपर योटा है तो माइनस योटा आना है, तो यहाँ पे -1 जो है वो गलती से लिख दिया हुआ, माइनस योटा आपके पास आंसर है, ठीक है। ऑप्शन डी जो है आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 126, ए स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल, इसमें आपने इसकी फैक्टराइजेशन उसने की हुई है, तो जस्ट इसकी मैं जो है आपको कर देता हूँ। 126 देखें, ये देखें ए स्केयर प्लस बी स्केयर जो है उसने प्लस की जगह पे यहाँ पे माइनस लिख दिया है और
इस माइनस को कवर करने के लिए बी स्केयर के साथ योटा स्केयर लगा दिया। अब योटा स्केयर आपको पता होता है -1, तो माइनस माइनस +1 ही हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये है ए का स्केयर, ये है योटा बी का स्केयर, तो इसे हम लिख सकते हैं एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, ए प्लस योटा बी, एक दफ़ा ए माइनस योटा बी, ये फार्मूला बन गया। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, ए प्लस योटा बी और ए माइनस योटा बी। ऑप्शन बी जो है आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 127 देखें, इफ़ ए इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए का ट्रांसपोज इस। अगर ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज ए ही के इक्वल होगा, ठीक है, ये आपको पता है। तो ऑप्शन ए जो है आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। अगर सिमेट्रिक की बजाय स्क्यू सिमेट्रिक हो तो फिर ए का ट्रांसपोज होता है -a के इक्वल, ठीक है। इस केस में सिमेट्रिक है तो ए के इक्वल होगा। 128 देखें, इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n एंड बी इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस p देन ऑर्डर ऑफ बी ए इज़। तो इसमें कोई सा भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अगर यहाँ पे उसने कहा होता द ऑर्डर ऑफ ए बी इज़, ए को पहले लिखता बी को बाद में, ए बी का ऑर्डर क्या होना था, ये देखें m क्रॉस n और b का है n क्रॉस p, तो इसमें ऑर्डर आपके पास होना था m क्रॉस p, पहले की रो दूसरे के कॉलम, m क्रॉस p। अगर ए बी का ऑर्डर पूछा होता तो ऑप्शन डी आपके पास करेक्ट ऑप्शन होना था। तो अगर उसने अभी बी ए का पूछा तो अभी क्या होगा, मैंने आपको बताया पहले की रो दूसरे के कॉलम, नया ऑर्डर जो बनेगा पहले की रो दूसरे के कॉलम, बी पहले है ए बाद में है, तो अब बी की रो, ये बी का ऑर्डर है n क्रॉस p, बी की रो क्या है, ऑर्डर होता है रो बाय कॉलम, तो बी की रो क्या है n और ए का कॉलम क्या है, ये है रो बाय कॉलम, ए का कॉलम n, तो बी ए का ऑर्डर क्या होना है n बाय n, ठीक है। तो इस केस में जो है उसने यहाँ पे बी ए की बजाय शायद ए बी लिखना था, अगर ए बी लिखेगा तो ऑर्डर जो है वो डी होगा, और अगर बी ए तो फिर ऑर्डर n बाय n है। क्वेश्चन नंबर 149 देखें, द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ i माइनस जे माइनस के एंड के माइनस आई इज़। इन तीन वेक्टर्स की आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो फाइंड करनी है। तो हम इसे जो है वो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं तीनों को। पहला वेक्टर देखें i माइनस जे है, तो i के साथ 1 है, j के साथ -1 है और k यहाँ पे 0 है, तो इसलिए 1 -1 0। इसी तरह जो सेकंड वेक्टर है वो j 1 है और k के साथ -1 है, तो उसे भी हमने लिख लिया 1 -1, i चूँकि नहीं है इसलिए 0। सिमिलरली थर्ड वेक्टर भी लिख लिया। अब आप इसे जो है वो ओपन करें, फर्स्ट रो से मैंने इसे ओपन किया है, तो 1 इंटू ये वाला कॉलम गया, ये रो गई, 1 इंटू 1 आ जाएगा और 0 इंटू 1 0 आ जाएगा। तो ये -1 है, दरमियान वाले का साइन आप चेंज करते होते हैं, तो ये +1 हो जाएगा, इंटू ये इसकी रो भी गई, इसका कॉलम भी गया, तो 0 इंटू 1 0 और -1 दिखाएगा तो +1, लेकिन हम उलट लिखेंगे -1 लिखेंगे। तो ये देखें 1 + 0 1 होगा, 1 इंटू 1 1 और ये 0 -1 -1, 1 इंटू -1 -1, 1 में से 1 निकाला तो 0। तो आपके पास जो आंसर है वो है 0। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 150 देखें, फॉर 3 वेक्टर्स ए बी सी डी इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल टू बी इंटू डी प्लस सी देन। ये देखें मैंने आपसे पहले भी कहा उसने काफ़ी सारे क्वेश्चन में जो है वो मिस्टेक की हुई है, मैंने जो है कुछ उसने स्किप की हुई है, मैंने जितनी करेक्शन करना चाहता था काफ़ी सारे क्वेश्चन में मैंने करेक्शन की है। तो इस वाले में देखें उसने 3 वेक्टर ए बी सी दिए हैं, लेकिन यहाँ पे उसने डी का यूज़ किया है, तो यहाँ पे जहाँ पे उसने डी लिखा है यहाँ पे ए आना है, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू बी इंटू ए प्लस सी। तो अब आपने नीचे से कंडीशन देखनी है कि कौन सी करेक्ट हो सकती है। तो चलें यहाँ पे ए रख के जो है हम देखते हैं 150 का। तो ये देखें ये उसने इक्वल दिए ना, ये तो मैंने क्या किया, ए को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, बी को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, अब इन दोनों को इधर ले आए, बी ए इधर आके माइनस हो गया और बी सी भी इधर आके माइनस हो गया इज इक्वल टू 0। और वेक्टर्स में जो डॉट प्रोडक्ट होती है वो कम्यूटेटिव होती है, ए बी इक्वल होता है बी ए के। क्रॉस प्रोडक्ट जो होती है वो कम्यूटेटिव नहीं होती, लेकिन डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव होती है, ठीक है। ए बी जो है वो बी ए के इक्वल होता है डॉट में, तो ये कैंसिल कर दिए मैंने, ए सी माइनस बी सी रह गया, यहाँ से सी का अमल ले लिया तो अंदर क्या रह गया ए माइनस बी, सी इंटू ए माइनस बी ये जो है आपके इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखते हैं सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 है, तो सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो सी इंटू ये देखें दो ऑप्शन है बी बी और डी बी, दोनों में सी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, डी में भी सी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो आई थिंक यहाँ पे मिस्टेक है, उसने एक में सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 देना था, तो जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 151 देखें, फॉर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स ए एंड बी द करेक्ट रिजल्ट इज़।
अब नॉन कोलिनियर वेक्टर्स के लिए आप इनमें से करेक्ट कंडीशन बतानी है। तो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स के लिए जो ऑप्शन डी है आपके पास, पी ए प्लस क्यू बी डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो ना ही पी इक्वल टू ज़ीरो है और ना ही क्यू इक्वल टू ज़ीरो है, ये आपके पास जो है वो करेक्ट कंडीशन है। ठीक है जी। तो ये अगर सी ऑप्शन देखें तो इसमें देखें डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन उसने कहा पी भी ज़ीरो है और क्यू भी ज़ीरो है। अगर दोनों ज़ीरो हैं तो ये तो फिर ज़ाहिर सी बात है ये भी ज़ीरो है, यानी ये भी ज़ीरो होना, तो आप जो ये इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए फिर अगर ये दोनों ज़ीरो हैं, तो इसलिए ये वाला जो है करेक्ट नहीं है। ऑप्शन डी आपके पास करेक्ट है। इस केस में भी उसने इक्वल टू ज़ीरो दे दिया, इसमें भी उसने इक्वल टू ज़ीरो दिया। ये वाली जो कंडीशन है ये कोलिनियर की हो सकती है, नॉन कोलिनियर की कंडीशन नहीं हो सकती। तो हमने इन दोनों में से देखी, तो इन दोनों में से ये वाली करेक्ट है। ये मैंने बता दिया क्यों नहीं, क्योंकि दोनों इक्वल टू ज़ीरो हैं। अगर दोनों इक्वल टू ज़ीरो हैं तो फिर तो ये इक्वल टू ज़ीरो ही होना चाहिए था। ठीक है जी। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 151। तो क्वेश्चन नंबर 152 देखें, अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 एंड 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 इज़, इनका आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 152 जो है, कोई भी दो टर्म्स हो आपने उनका अरिथमेटिक मीन फाइंड करना हो, आप उन दोनों को प्लस करें, 2 पे डिवाइड कर दें, जितनी भी टर्म्स हों उतनी टर्म्स को प्लस करें और जितनी उनकी तादाद हो उसके ऊपर डिवाइड कर दें। लेकिन हमारे केस में दो टर्म्स हैं, ए प्लस बी ओवर 2, मीन फाइंड करें, 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट 2, दोनों को प्लस किया और 2 पे डिवाइड किया, स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर रूट 2 कट गया, चूँकि माइनस किया ये प्लस का, इसलिए 2 प्लस 2 4, 4 ओवर 2 क्या हो जाएगा 2। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो 2 है। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 153 देखें, अ फंक्शन हुज डोमेन इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज़ कॉल्ड सीक्वेंस। ये सीक्वेंस की डेफिनेशन ही है जो उसने एमसीक्यूज़ में डाली है। तो अ फंक्शन हुज डोमेन इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज़ कॉल्ड सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 154 देखें, इफ़ सम ऑफ 5 अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज़ 50 देन देयर अरिथमेटिक मीन इज़, कहता है 5 अरिथमेटिक मीन्स जो हैं ए और बी के दरमियान उनका जो सम है वो 50 है, उनकी अरिथमेटिक मीन आप फाइंड करें उन पाँचों का। तो देखें उसने सम दे दिया है खुद ही और तादाद हमें पता है 5 है, तो हम क्या करेंगे 50 को 5 पे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। चूँकि ये 5 अरिथमेटिक मीन है, पाँचों को प्लस करके 5 पे डिवाइड करेंगे तो फिर अरिथमेटिक मीन आ जाएगा उनका। तो सम तो उसने दे दी है 50, 5 पे डिवाइड किया तो 10, आपके पास आंसर आ गया 154 का। तो ऑप्शन सी जो है आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 160 देखें, कॉज एक्स सेकेंड एक्स ओवर कॉज एक्स, कॉज एक्स से कॉज एक्स कट जाएगा, आपके पास सेकेंड एक्स जो है वो आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन में उसने सेकेंड एक्स नहीं दिया, लेकिन आपको पता है सेकेंड एक्स जो है आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। तो इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 161, कॉस थीटा माइनस टैन थीटा ओवर साइन थीटा साइन थीटा, और ऑप्शन में उसने थीटा और फाई दोनों के रिलेशन दिए हैं। इस क्वेश्चन में जो है वो फॉल्ट है जी, इसे आप स्किप करें। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 162 देखें, द एक्सप्रेशन टैन 3 थीटा, ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ जो हैं उनके फार्मूलाज आपको आते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। टैन 3 थीटा इक्वल होता है 3 टैन एक्स माइनस टैन क्यूब एक्स ओवर 1 माइनस 3 टैन स्क्वायर एक्स। तो इसमें ये किसी में भी बटे में टैन स्क्वायर एक्स नहीं है जी, यहाँ पे टैन स्क्वायर होना चाहिए, उसने सभी में क्यूब लिखा है, तो इसमें क्यूब नहीं है जी, यहाँ पे स्क्वायर हो, तो फिर ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह के कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपके पास आए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का, अगर तो आप क्या किया करें कि यहाँ पे जो एंगल है ना थीटा, आप खुद से कोई एंगल अज्यूम कर लिया करें जिसकी आपको वैल्यू पता होती है। फॉर एग्जांपल मैं थीटा की जगह 45 अगर अज्यूम कर लूँ तो 3 इंटू 45 हो जाएगा 135, तो टैन 135 होता है -1। इसका आंसर भी अपने जहन में रखें -1। अब सभी ऑप्शन में जहाँ जहाँ थीटा हो वहाँ 35 पुट करें और अपना जो है जौन सा ऑप्शन आंसर दे देगा -1 वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ए में पुट करूँ टैन 45 हो जाएगा 1 और टैन 45 ये भी हो जाएगा 1 का क्यूब भी 1 नहीं होता है, 1 - 1 0, 0 ओवर समथिंग इन्फिनिटी हो जाना है, इसलिए इसको स्किप कर दें, आंसर हो ही नहीं सकता, 0 ओवर इन्फिनिटी तो -1 आना ही नहीं है। इसके बाद इसमें पुट करें, इसमें पुट करें, आपके पास इसमें पुट करने से आंसर आ जाता है सी में। तो सी वाला जो है वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे स्केयर होना चाहिए। खैर ठीक है जी। तो इस तरह कोई सा भी अगर आपके पास क्वेश्चन हो इस तरह का, तो आपने ऐसे ही कर लिया करें कि आप अगर आपको फार्मूला नहीं आता तो थीटा की जगह पे आप वैल्यू अज्यूम कर लिया करें और बारी बारी फिर चेक कर लिया करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 163 देखें, लॉ ऑफ कोसाइन स्टेट्स दैट, यहाँ पे कॉस के लॉज दिए हैं आपको, कॉस के जो साइड्स के लॉज होते हैं A² = A², B² C² के, तो आपको सभी आते हैं, लेकिन यहाँ पे बाकी सभी फार्मूलाज में उसने गड़बड़ की हुई है, बस एक वाला करेक्ट है। तो इसमें जो करेक्ट वन है वो ऑप्शन डी वाला है, A² = B² + C²
-2 BC cos अल्फ़ा। बाकी वालों में देखें क्या उसने गड़बड़ की है। फॉर एग्जांपल ए वाला अगर मैं लूँ a² = b² + c² - 2 BC cos, ये वाला जो इधर साइड होती है इसका एंगल आना चाहिए था cos गैमा, लेकिन उसने अल्फ़ा आना चाहिए था, लेकिन उसने cos गैमा लिखा हुआ है। तो इस तरह बाकी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ऑप्शन डी आपके पास सिर्फ करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 164 देखें, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन फॉर सिंगल फंक्शन इज़ आल्सो कॉल्ड। किसी फंक्शन की जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन होती है उसको हम सेकंड नाम उसका ये भी है, न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर भी कहते हैं उसे। और चूँकि इंटीग्रेशन जो है वो आपको एरिया अंडर द कर्व देती है, तो ऑप्शन ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, इसलिए ऑप्शन डी जो है आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, बोथ ए एंड सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 165 देखें, डोमेन ऑफ सीकेंट एक्सिस। जो सीकेंट की डोमेन होती है ये आपको पता होनी चाहिए, सभी फंक्शंस की डोमेन्स और रेंज। तो सीकेंट की जो डोमेन होती है वो होती है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, सिर्फ अगर x = 2n+1 ओवर 2n+1 इंटू π/2, सिवाय इनके सभी रियल नंबर्स जो हैं सीकेंट की डोमेन होते हैं। तो ऑप्शन सी जो है आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 166 देखें, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉज इन्वर्स यहाँ पे आना था, -1 आना था cos 5। तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है, प्रिंसिपल वैल्यूज़ वाला जो टॉपिक है उसे स्टडी करें। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है आपके पास ऑप्शन डी 2π - 5, जो कि करेक्ट ऑप्शन आपके पास। क्वेश्चन नंबर 167 देखें, द रिलेशन सीकेंट आर्क tan x = आर्क tan का मतलब है कि tan इनवर्स, ठीक है। किसी के फंक्शन का भी अगर आर्क है, आर्क साइन का मतलब है साइन इनवर्स, और cos का मतलब है cos इनवर्स। जिस फंक्शन के साथ आर्क हो उसका मतलब है कि उसका क्या है, tan इनवर्स, ठीक है। तो चलें इसको फाइंड करते हैं, सीकेंट tan इनवर्स x। तो क्या होगा जी, इसमें आपके पास आपको पता है कि 1 + tan² थीटा इक्वल होता है सीकेंट² थीटा के, और सीकेंट थीटा अगर आपने बताना हो तो स्केयर ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे स्केयर रूट आ जाएगा, ठीक है। सीकेंट थीटा किसके इक्वल होगा, 1 + tan² थीटा के स्केयर रूट के। तो आपके केस में जो आपका क्वेश्चन है वो है सीकेंट tan इनवर्स x, ठीक है। आर्क tan का मतलब है tan इनवर्स x। तो अब देखें सीकेंट थीटा यहाँ पे है tan इनवर्स x, ये पूरे का पूरा थीटा है। तो अब यहाँ पे हमने जस्ट इसके ऊपर फार्मूला लगाया है, सीकेंट थीटा इसके इक्वल है 1 + tan² थीटा, तो यही हमने लगाया 1 + tan² थीटा चूँकि ये अब थीटा ये है tan इनवर्स x, तो ये लिखा 1 + tan इनवर्स x का स्केयर, इसको हम होल स्केयर लिख सकते हैं, tan स्केयर है ना, तो इसलिए tan थीटा का स्केयर भी लिख सकते हैं, यानी कि tan इनवर्स x का स्केयर। अब ये tan से tan इनवर्स काट जाएगा, 1 प्लस यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, x का स्केयर है तो x का स्केयर हो जाएगा, 1 + x का स्केयर स्केयर रूट, ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। 1 + x का स्केयर किधर है जी आपके पास करेक्ट ऑप्शन, आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, 1 + x स्केयर, ये x² + 1 एक ही बात है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 168 देखें, इंटीग्रल x² dx, इसको आपने इंटीग्रेट करना है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, x³ प्लस कांस्टेंट। तो इसमें से कोई सा भी ऑप्शन करेक्ट नहीं दिया, तो उसने काफ़ी सारे जो है ऐसे ही प्रॉब्लम्स की हैं, कोई किसी की स्टेटमेंट नहीं करेक्ट, किसी का ऑप्शन नहीं करेक्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है आप कह लें कि सी है, लेकिन ये उसने करेक्ट नहीं लिखा। आपके पास आंसर आना है x³ प्लस सी, जैसे मैं आपको इधर बता देता हूँ, x³ प्लस सी। इसके बाद जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 179, द nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मीन इज़। इसमें भी जो है इस क्वेश्चन में भी फॉल्ट है, इसे मैं स्किप करने लगा हूँ। तो वैसे nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीरीज जो होती है वो होती है a1 + n - 1 × d, लेकिन अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप खुद देख लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 180 मैं करता हूँ, 5c2 + 5c3 = तो देखें 5 कम्बिनेशन 2 जो है आपके पास इसका आंसर आएगा 10, 5 कम्बिनेशन 3 का आंसर भी आपके पास आएगा 10, 10 + 10 होगा 20। अब देखें इन दोनों को प्लस कर रहे हैं, तो ये देखें ऑप्शन में उसने लिखा है 5c3, 5 कम्बिनेशन 3, तो दोनों को प्लस करके कोई आंसर आना है, तो 5 कम्बिनेशन 3 थोड़ी ना आंसर आना है, ना ही ये आंसर आना है, ना ही 5c2 आंसर आ सकता है, ना ही ये आंसर हो सकता है, ना ही सी आंसर हो सकता है। ये तो देख के पता चल गया ना। तो अब ये दोनों सेम है, ये दोनों भी आंसर नहीं है। अगर आप 4c1 निकालेंगे तो आंसर तो 20 आना चाहिए ना, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो 4c1 जो है वो 4 होता है, 20 नहीं होता। इनमें से कोई सा भी ऑप्शन जो है आपके पास करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो वैसे कम्बिनेशन का आपको मैं फार्मूला बता देता हूँ, 180, ये देखें NCR, एन कम्बिनेशन आर किसके इक्वल होता है, n फैक्टोरियल ओवर n - r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो इसकी मदद से आप इसका भी कम्बिनेशन फाइंड कर लें, इसका भी कम्बिनेशन फाइंड कर लें, और आप अपनी वैल्यू निकाल लें, 20 आएगी, और उस वैल्यू के मुताबिक आप इसका कम्बिनेशन निकाल लें। अगर ये आपको
उस वैल्यू के इक्वल आंसर देता है, तो जो आंसर देगा उसकी वैल्यू के इक्वल वो आपके पास आंसर होगा। फ़िलहाल इस केस में कोई सा भी आंसर करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 181 देखें। फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी पी इंटरसेक्शन पी इंटू ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू। अब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होता है जी? आपको पता है ये इक्वल होता है पी ऑफ ए मल्टीप्लाई पी ऑफ बी। तो ऑप्शन सी जो है आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो 181 जो है ये दोनों आप याद रख लें। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है पी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ बी, और पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, दोनों मैंने आपको बता दिए, इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों के फार्मूले आप याद रख लें। क्वेश्चन नंबर 182 देखें। फॉर रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर। तो जो पॉसिबल आउटकम्स होती हैं उनका जो सेट होता है उसे हम कहते हैं सैम्पल स्पेस। ठीक है, सैम्पल स्पेस, और उसमें जो सैम्पल स्पेस के अंदर आपके पास सबसेट होते हैं, कोई सा भी सबसेट जो होता है सैम्पल स्पेस का उसे हम कहते हैं इवेंट। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन बी भी हो सकता है और ऑप्शन सी भी हो सकता है, सैम्पल स्पेस या इवेंट स्पेस। तो बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, ऑप्शन डी आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 183 देखें। इफ़ एक्स इज सो स्मॉल दैट स्केयर एंड हायर पावर टर्म्स कैन बी नेगलेक्टेड देन 1 + 3x की पावर -2 इज इक्वल टू। अब इसके ऊपर बाइनोमियल सीरीज़ लगेगी, क्योंकि पावर जो है आपके पास -2 है। पावर अगर माइनस में हो तो या बट फ्रैक्शन में हो तो बाइनोमियल सीरीज़ लगती है, लेकिन कंडीशन क्या होती है यहाँ पे 1 ही होना चाहिए, और ये वाली जो टर्म है ये आपके पास 1 से लेस होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जब बाइनोमियल सीरीज़ लगेगी तो आपके पास उसने कहा स्केयर एंड हायर पावर्स को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो सिर्फ 2 टर्म्स तक इसकी एक्सपेंशन करेंगे हम। 1 + nx, 1 प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा 3 to x 6x, 1 - 6x जो है आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। तो मैं आपको बाइनोमियल सीरीज़ और बाइनोमियल थ्योरम जो है दोनों जो है ना वो बता देता हूँ, आप उनको याद कर रखें और जब भी क्वेश्चन आए तो आप लगा सकते हैं। बाइनोमियल सीरीज़ ये होती है जी 1 + x की पावर n है, n यहाँ पे फ्रैक्शन में हो या माइनस में हो, तो बाइनोमियल सीरीज़ जो है वो इन्फिनिट तक जाती है। 1 + nx + n × n-1/2 फैक्टोरियल x² + 1 + n × n-1 n-2/3 फैक्टोरियल x³ प्लस आगे आएगा n × n-1 n-2 n-3/4 फैक्टोरियल x की पावर 4 प्लस सो ऑन चलता जाएगा। तो इसमें ये बाइनोमियल सीरीज़ होती है, इसमें ये 1 होना चाहिए और ये 1 से लेस होनी चाहिए सेकंड टर्म। तो ये आपके पास बाइनोमियल थ्योरम है, इसमें a + x की पावर n है। यहाँ पे n जो है ये कोई भी सा भी रियल नंबर है 1 2 3 4 5। तो इसमें क्या होता है a की पावर n से स्टार्ट होगी और x की पावर 0 से स्टार्ट होगी। तो इसके बाद a की पावर जो है वो कम होती जाएगी, x की पावर बढ़ती जाएगी, और कोएफिशिएंट जो है वो भी मैंने बता दिया। सेकंड टर्म का जो कोएफिशिएंट है पहली टर्म का 1 होगा, सेकंड टर्म का n होगा, और आगे a कम होता जाएगा, a की पावर और x की पावर ज़्यादा होती जाएगी। और थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट होगा n × n-1/2 फैक्टोरियल। इसके बाद नेक्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट n × n-1 n-2/3 फैक्टोरियल। आगे भी आप n × n-1 n-2 n-3/4 फैक्टोरियल ऐसे ही कोएफिशिएंट भी लिख सकते हैं, और पावर जो है a की कम करते जाएँ, x की पावर ज़्यादा करते जाएँ, और एट दी एंड जो है वो a की पावर 0 हो जाएगी और x की पावर मैक्सिमम हो जाएगी n। तो ये वैसे आपको पता है, लेकिन मैंने दोबारा से आपको बता दिए हैं, बाइनोमियल सीरीज़ और बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो उसने 2 टर्म्स तक कहा था, तो हमने 2 टर्म्स तक जो है ना वो अगर एक्सपेंड करें सीरीज़ को तो 1 - 6x जो है आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट जो है लास्ट टर्म ऑफ द एक्सपेंशन, और इसकी लास्ट टर्म आपसे पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में भी मुझे फॉल्ट लगता है जी, इसमें पावर जो है -2 है, इसके ऊपर बाइनोमियल सीरीज़ लगेगी जिसकी एक्सपेंशन जो है वो आपके पास ये देखें सो ऑन चलती जाती है। तो इसमें इस केस में जो है यहाँ पे कोई सा भी जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन नहीं है। इसमें जो है ना ये उसने टर्म जो है शायद गलत दी है, तो अगर आपको लगता है दुरुस्त है तो आप देख सकते हैं जी खुद। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 185 हम करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें आपने बताना है कि कौन सा फंक्शन जो है y वो विद रिस्पेक्ट टू x जो है, कौन सी इक्वेशन जो है वो फंक्शन नहीं है, फंक्शन ऑफ y नहीं है विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप इन सभी इक्वेशंस में देखें कि अगर कोई इक्वेशन x की यूनिक वैल्यू के लिए, x की एक यूनिक वैल्यू के लिए y की एक यूनिक वैल्यू दे, तो उस इक्वेशन को हम फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ एक इक्वेशन ऐसी है, नंबर सी, ऑप्शन सी देखें
कि जिसमें y की वैल्यू जो है वो x की दो वैल्यूज़ y की एक वैल्यू जो है ना वो x की दो वैल्यूज़ जो है ना उन पे y की वैल्यू आएगी। फॉर एग्जांपल ये देखें यहाँ पे जब x के जो है उधर जाकर माइनस होगा तो y क्या होगा, उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे 16 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब प्लस माइनस में होगा वो तो जो है उसकी दो वैल्यूज़ के लिए x की वैल्यू आएगी। तो सिर्फ जो ऑप्शन सी है इसमें जो है आपके पास ये वाला फंक्शन नहीं हो सकता, y को हम y का फंक्शन x की फॉर्म में नहीं लिख सकते। बाकी सभी फंक्शन में देखें x की एक यूनिक वैल्यू पे y की एक यूनिक वैल्यू आ रही है, लेकिन इस केस में दो वैल्यू जो है ना वो आ रही हैं 185 के केस में, जो कि प्लस माइनस आता है ना स्क्वायर रूट के साथ, तो इसलिए इसमें ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, इसे हम फंक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्वेश्चन नंबर 186 देखें, द इनवर्स फंक्शन फॉर द फॉलोइंग फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स प्लस 1 इज़। इसका आपने इन्वर्स फंक्शन फाइंड करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको इन्वर्स फंक्शन निकालना आता होगा, अगर नहीं भी आता तो मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना होता है कि x को एक तरफ और दूसरी तरफ y को लिखना होता है, ठीक है। तो मैंने इसे, ये आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स को मैंने y कह दिया। अब आपने इसे इन टर्म ऑफ y लेके आना है इस फंक्शन को। तो ये x प्लस 1 को y के साथ मल्टीप्लाई करवाया इज इक्वल टू एक्स रह गया, x को इधर ले आए, y को इधर ले आए, इधर आके माइनस हो गया, ये इधर आके माइनस हो गया, यहाँ से x कामन ले लिया, ये रह गया y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस वाई, एक्स इधर रहने दें, y माइनस 1 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो अब ये वाला फंक्शन जो है आपके पास इन टर्म ऑफ y आ गया, यहाँ x इज इक्वल टू माइनस वाई ओवर एक्स वाई माइनस 1। तो अब x जो है ये इक्वल है f इनवर्स ऑफ y के, ठीक है। x की जगह पे आप लिख सकते हैं f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू माइनस वाई ओवर वाई माइनस 1। अब जस्ट आप जहाँ पे y है इस यहाँ पे y को रिप्लेस कर दें x के साथ, तो रिप्लेसिंग y बाई x, तो f इनवर्स ऑफ x क्या आ जाएगा माइनस एक्स ओवर एक्स माइनस 1। तो असल में आपने इन्वर्स जो है x से निकालना है ना f इनवर्स ऑफ x, तो आपके पास ये वाला आंसर है माइनस एक्स ओवर एक्स माइनस 1। तो अपना करेक्ट ऑप्शन देखें माइनस एक्स ओवर एक्स माइनस 1। तो करेक्ट ऑप्शन किधर है जी आपके पास माइनस एक्स ओवर एक्स माइनस 1। तो जी यहाँ पे आपके पास कोई सा भी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 187 देखें, देयर मे बी डैश फिजिबल सोल्यूशन ऑफ द फिजिबल रीजन। तो देखें जी फिजिबल रीजन में इन्फिनिट नंबर ऑफ सोल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है जी। ऑप्शन ए जो है आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 188 देखें, इन लीनियर प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट्स आर। जो ये यहाँ पे कांस्टेंट का वर्ड इसने यूज़ किया, ये कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे लफ्ज़ आना है कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्टिव फंक्शन और ऑब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, लीनियर होते हैं, ठीक है जी। दोनों क्या होते हैं, लीनियर। आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन बी लीनियर। तो इस तरह हमने जो 200 MCQs थे ईटा टेस्ट 2019 के, उनमें से जो मैथमेटिक्स के MCQs थे वो आपको पता है टोटल 60 जो है वो होते हैं। 60 MCQs मैथ के, 60 फिज़िक्स के, 60 केमिस्ट्री के और 20 इंग्लिश के। तो हमने कोशिश की है कि हम मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन थे 60 वो सॉल्व किए हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चन मिसिंग थे और कुछ की स्टेटमेंट्स या कुछ में फॉल्ट था वो हमने स्किप कर दिए हैं और कुछ मैंने आपको करेक्शन करके बता दिए हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ई-कैट जो कि यूटी लाहौर लेती है पंजाब में, अगर आप उनके पास पेपर्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं यूटी लाहौर के ई-कैट 2019 या 2018, उनके मैथमेटिक्स के जो पोर्शन है उनका जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप ई-कैट यूटी लाहौर जो कंडक्ट करती है उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ईटा 2018 या 17 भी सॉल्व करूं तो आप जो है कमेंट कीजिएगा ताकि मैं वो भी सॉल्व करके आपको दूं, ठीक है जी। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके, क्योंकि जो लोग दूसरों का भला करते हैं अल्लाह ताला उनका भला करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।